वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर स्पर्मेटोजेनेसिस का लेकर आएंगे। तो बच्चे, ये स्पर्मेटोजेनेसिस हम शुरू करने से पहले एक टर्म हमको आपको बता देना उचित समझते हैं, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। बच्चे, ये जो गैमेटोजेनेसिस है, ये एक गैमेटोजेनेसिस एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में जो है गैमेट का प्रोडक्शन होता है। और हम जानते हैं कि दुनिया में दो प्रकार के गैमेट होते हैं, एक को हम मेल गैमेट कहते हैं, दूसरे को हम फीमेल गैमेट कहते हैं। तो ये गैमेटोजेनेसिस जिस प्रक्रिया में, जिस प्रोसेस में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, आइदर मेल गैमेट का या नहीं तो फीमेल गैमेट का, उस आधार पर इस गैमेटोजेनेसिस को फिर दो भाग में बांटे हैं। उनमें से एक को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, एक को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। ये एक टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस है जिसके अंतर्गत स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अगर आप परिभाषित करना चाहेंगे ऐसा तो कहेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन व्हिच स्पर्म विल प्रोड्यूस। और दूसरा टाइप है इसका oogenesis। और ये oogenesis क्या है बच्चे, कि ये भी एक टाइप है किसका, गैमेटोजेनेसिस का, जिसमें एग का प्रोडक्शन होगा। तो फिर सीधे शब्दों में हम ऐसा कहेंगे कि oogenesis इज ए टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन व्हिच एग विल प्रोड्यूस। बिल्कुल सीधा वन लाइन स्टेटमेंट याद रखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फॉर्मेशन होगा किसका, स्पर्म का, और oogenesis एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें फॉर्मेशन किसका होगा, एग का। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्पर्मेटोजेनेसिस पर है। चलिए आइए हम देखते हैं हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चे, इस स्पर्मेटोजेनेसिस को समझाने से पहले हमको एक दो बातें ऐसी है जो पहले डिस्कस कर लेना उचित होता है। चूंकि हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं, यानी हमारा यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस जो होना है वो एक्चुअल में किसका है, कि ह्यूमन का होना है। लेकिन इस दुनिया में जो है ऑर्गेनिज्म को तीन भागों में विभाजित किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ टेस्टिस एंड टेस्टिकुलर साइकिल। तो ये जो आधार है लोकेशन ऑफ टेस्टिस और टेस्टिकुलर साइकिल, इस आधार पर दुनिया में जो ये एनिमल ग्रुप हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को अंजाम देता है, उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। उस कैटेगरी को हम पहले वाली बात ही समझते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने से पहले एक ऐसा कैटेगरी, जिस कैटेगरी में जो आते हैं सीजनल ब्रीडर्स आते हैं। क्या मतलब है ये सीजनल ब्रीडर्स का? कहता है कि इस धरती पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो थ्रू आउट द एयर रिप्रोड्यूस नहीं करता। ये किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसका ब्रीडिंग टाइम आता है या ब्रीडिंग सीजन आता है, उसी दरमियान ये रिप्रोड्यूस करेगा। अदरवाइज रेस्ट टाइम में ये क्या होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो एक सीजनल ब्रीडर इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द प्रोगेनी थ्रू आउट द ईयर, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शंस करने की क्षमता थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है। ऐसे जीव को हम सीजनल ब्रीडर्स में रखते हैं। और इस प्रकार के जीव जो सीजनल ब्रीडर्स करते हैं, इसके जो टेस्टिस होते हैं, ये टेस्टिस उसके एब्डोमेन के अंदर रहता है, एब्डोमिनल रीजन के अंदर रहता है। जब इसको समय होता है, जब ब्रीडिंग का समय आता है, उस वक्त वो टेस्टिस उसके स्क्रोटम पे आकर डिसेंड करता है। फिर ये जब रिप्रोडक्शन कर चुका होता है तो फिर गो बैक वो चला जाता है। यानी कि जब ये ओवर कम हो गया, ये जब खत्म हो जाता है सीजन इसके ब्रीडिंग का, तो ये फिर बैक टेस्टिस कहाँ चले जाते हैं, इसके एब्डोमिनल रीजन में चले जाते हैं। तो इस सीजनल ब्रीडर्स में बहुत दो महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा। टेस्टिस विल डिसेंड इन स्क्रोटम ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ओके बच्चे, ठीक है। दूसरा बात है कि ये थ्रू आउट द एयर कांट रिप्रोड्यूस। ओके बाबू, ये बातें है ना। और तीसरी बातें हैं कि जब ये ब्रीडिंग का समय खत्म होगा तो टेस्टिस गो बैक
असेंड करके फिर एब्डोमिनल रीजन में चला जाएगा। आफ्टर ब्रीडिंग सीजन टेस्टिस will back in abdominal रीजन। ओके बाबू, है ना, ये बात याद रखिएगा। ये सीजनल ब्रीडर्स एक टाइप। हम अब दूसरा टाइप की चर्चा करते हैं। कुछ ऐसे जीव जिस जीव का टेस्टिस हमेशा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशंस होगा, यानी एब्डोमेन के अंदर नहीं रहेगा, वो हमेशा एब्डोमेन से बाहर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशंस होगा और स्क्रोटम के अंतर्गत प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल में लॉयन, हॉर्स, ह्यूमन बीइंग, ये सब एग्जाम्पल में आते हैं। अगर आप सीजनल ब्रीडर्स के एग्जाम्पल ढूंढेंगे बाबू तो इसमें जैसे बैट आता है, लामाज आता है, ये सीजनल ब्रीडर्स है ना। अब एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके टेस्टिस ऑलवेज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन होगा लोकेशंस के आधार पर, इसके एग्जाम्पल में ह्यूमन आएगा, लॉयन आएंगे, हॉर्स आएंगे, एटीसी, ये सब जो एग्जाम्पल आएगा। और एक ए जीव जिस जीव के टेस्टिस ऑलवेज भी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन, वो जीव थ्रू आउट द एयर रिप्रोडक्शन करने का क्षमता रखता है। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि इस प्रकार के जीव में दूसरी बात क्या होगी, रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द एयर। समझिए बच्चे, है ना। और ये इस प्रकार के जो जीव हैं जो थ्रू आउट द एयर रिप्रोड्यूस करते हैं और इसका टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं, इसको जो है बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, क्या करने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए। एक तीसरा टाइप है बच्चे, है ना, उस जीव का जो लोकेशंस के आधार पर और टेस्टिकुलर साइकिल के आधार पर जो हमें बंटवारा कर रहे हैं, उसमें से एक ऐसी जीव जिसका टेस्टिस ऑलवेज भी विद इन द एब्डोमिनल रीजन, ये किसी भी समय थ्रू आउट द ईयर किसी भी वक्त इसका टेस्टिस इसके पेट वाले रीजन से बाहर नहीं आता या स्क्रोटम में नहीं आता है। इसका मतलब है कि टेस्टिस ऑलवेज विद इन एब्डोमिनल रीजन। ओके बच्चे, और एक ऐसा जीव जिसका टेस्टिस हमेशा एब्डोमेन के अंदर रहे, ऐसे में स्पर्मेटोजेनेसिस का जो रेगुलेशंस होता है वो बॉडी टेम्परेचर के अलोंग होता है। वो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी टेम्परेचर होगा उसी बॉडी टेम्परेचर के अलोंग, है ना, पैरेलली, ठीक, अलोंग विथ जो वो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। इसका मतलब इस जगह पर इस टाइप के जीव में टेम्परेचर वेरिएशन की कोई बात नहीं होगी। तो क्या करेंगे, है ना, बॉडी टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म फेवर्स, है ना बच्चे, फेवर्स द स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसका एग्जाम्पल में व्हेल, एलिफेंट, इसको याद रखिएगा, व्हेल, एलिफेंट ये एग्जाम्पल में आएंगे इसके। ओके बच्चे, है ना। तो ये तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म हम आपको समझाए, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में जो, तो ये तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म हम आपको रखे ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशंस ऑफ टेस्टिस एंड द टेस्टिकुलर साइकिल। अब जो है बच्चे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस और इन केस ऑफ ह्यूमन। तो चलिए हम स्पर्मेटोजेनेसिस को अब अच्छे से समझते हैं। जनरली बेसिकली हम इस बात को समझ गए कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन विच स्पर्म विल प्रोड्यूस, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म विल प्रोड्यूस, तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। बच्चे ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, इसको होने के लिए इसकी पूरी अवस्था को, पूरी प्रक्रिया को हम दो भाग में बांटते हैं। उनमें से एक भाग को हम फर्स्ट फेज, दूसरे भाग को हम सेकेंड फेज के नाम से जानते हैं। तो दिस स्पर्मेटोजेनेसिस विल बी डिवाइड इनटू टू फेज। समझे बाबू? उनमें से पहला फेज का जो नाम है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। पहला फेज जो होंगे वो होंगे फॉर्मेशन ऑफ
स्पर्मेटिड्स। और दूसरा फेज जो है, ये फर्स्ट फेज, ये जो है फर्स्ट फेज। और बाबू इसमें जो दूसरा फेज है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ओके, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और ये है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है बच्चे, और इसको जो है हम स्पर्मियोजेनेसिस भी बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस भी बोलते हैं। और ये बच्चे सेकेंड फेज है। ये क्या है? सेकेंड फेज है। किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस का, जिस स्पर्मेटोजेनेसिस को हम 2 फेज में बांटे हैं। तो चलिए पहले हम फर्स्ट फेज को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फर्स्ट फेज है हमारा, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स आया है, ये सबसे पहला पॉइंट कि दिस इज फर्स्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। समझिए बच्चे, है ना। और इस फर्स्ट फेज में जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का, जिसमें स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है ना, तो दिस फेज विल प्रोड्यूस स्पर्मेटिड्स। समझे बच्चे। और इस फेज को फिर 3 सब फेज में बांटा गया, 3 सब डिवीजन किया। अगेन दिस फेज इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फेज। ओके बच्चे, 3 सब फेज। और उन 3 सब फेज का जो नाम है वो ये है। पहला फेज का नाम है मल्टीप्लिकेशन फेज। ओके, दूसरा का नाम है ग्रोथ फेज, और तीसरा का नाम है बच्चे मैचुरेशन फेज। ये 3 सब फेज हैं जो इस स्पर्मेटोजेनेसिस का पहला फेज को फिर दोबारा डिवाइड किया गया है। समझना बिल्कुल आसान है कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को 2 फेज में बांटा, जिसमें से पहला फेज में स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होगा, दूसरा फेज में स्पर्म प्रोड्यूस होगा। और ये पहला फेज को 3 सब फेज में बांटा, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन फेज आता है। हम ये इस फेज को समझने के लिए या दूसरा फेज को समझने के लिए ऐसा करते हैं कि हम जो है एक ओवरव्यू, एक फिगर को लेकर चलते हैं, जो शायद हमको समझने में काफ़ी आसान करेगा। बच्चे, हम जानते हैं इस बात को, क्या स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। और स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है आप जानते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए आप। वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्मिनल एपिथेलियम था, उस एपिथेलियम सेल था, उसको 2 भाग में बांटा था। एक को जर्म सेल कहा था, दूसरे को सर्टोली सेल्स कहा था। और दैट जर्म सेल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसका मतलब है कि हमको जर्म सेल लेके चलना होगा बच्चे। चलिए सपोज कर लीजिए हाइपोथेटिकली ये जर्म सेल के लेयर है। सपोज कर लीजिए हाइपोथेटिकली ये जर्म सेल के लेयर है। ओके बच्चे, है ना। एक सेल है और जो किसके हैं, ये जर्म सेल के हैं। उनमें से एक सेल पर विचार करते हैं। हम एक सेल पर विचार इसलिए करते हैं ताकि टेक्निकली इस बात को समझने में, फिगर में ड्रॉप करने में होच-पोच नहीं हो और समझना आसान हो। जरूरी नहीं कोई एक के सेल भाग लिया होगा। हम एक सेल जो काम करेगा वो सारे सेल वही काम करेंगे। कोई एक सेल को लेकर चलते हैं। सपोज कर लीजिए इस सेल को लेकर चला आपने कि ये जो जर्म सेल है ये स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग लेगा। और आप जानते हैं जर्म सेल जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। ये डिप्लॉयड सेल है, समझे। इस डिप्लॉयड सेल में पहला जो फेज होगा वो मल्टीप्लिकेशन का। अभी जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का फर्स्ट फेज का जो 3 सब फेज बांटा था, उसमें पहला टाइप क्या था, मल्टीप्लिकेशन। बच्चे, मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है ना, कि सेल का नंबर बढ़ता है। चूंकि ये डिप्लॉयड सेल है, यहां माइटोसिस डिवीजन होगा। और इस माइटोसिस डिवीजन के तत्पश्चात हम इस बात को जानते हैं कि यहां पर एक सेल से 2 सेल का निर्माण होगा। तो सपोज कर लीजिए ये 2 सेल का निर्माण हुआ। ये 2 सेल अगेन क्या है, डिप्लॉयड है, क्योंकि डिवीजन कैसा है, माइटोसिस है। ठीक है बच्चे, 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया जो अपने आप में क्या है, डिप्लॉयड है। अब इस 2 सेल में ना अगेन क्या होंगे, माइटोसिस डिवीजन होएगा। इससे 2 सेल फॉर्मेशन हो गए, यहां 2 सेल फॉर्मेशन होंगे, फिर इससे 2 सेल फॉर्मेशन होंगे, और ये
ये सारे सेल चूंकि माइटोसिस डिवीजन हुआ, अभी भी स्टिल ये क्या है, डिप्लॉयड है। और ये जो 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ है कब, सेकेंड माइटोसिस डिवीजन, दोबारा माइटोसिस डिवीजन हुआ है यहाँ, तो माइटोसिस डिवीजन, तो सेकेंड माइटोसिस डिवीजन के बाद जो 4 सेल बना, तो हम जो है स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, याद रखिए बच्चे, ठीक है। और ये 4 सेल जो यहाँ माइटोसिस के बाद बना है, ये 4 सेल आपस में बट जाएगा, 4 जो डॉटर सेल है बट जाएगा, उनमें से टाइप ए और टाइप बी 2 में बांटेंगे। ये 2 सेल को हम टाइप ए में रखते हैं और इस 2 सेल को हम टाइप बी में रखते हैं। ये टाइप ए और टाइप बी का क्या मतलब है, इनमें से यानी स्पर्मेटोगोनिया में से जो कुछ सेल टाइप ए में जाएगा, एक्चुअल में वो स्टेम सेल का निर्माण करेगा, और स्टेम सेल का जब निर्माण करेगा तो यहां फर्दर माइटोसिस डिवीजन होगा, रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन होगा। और जब रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन होगा तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन, बहुत सारे सेल की फॉर्मेशन होएगी, और उस सेल को हम क्या कहेंगे, स्टेम सेल कहेंगे, जो माइटोसिस सेल के तहत बना है। ये जो है टाइप ए क्या बनाएगा, स्टेम सेल बनाएगा, समझे बच्चे। और यहाँ मोर नंबर ऑफ स्टेम सेल का फॉर्मेशन होगा, किसके बाद, माइटोसिस के बाद, मोर नंबर ऑफ स्टेम सेल, ठीक है बच्चे। जो टाइप बी है, इस टाइप बी के अंतर्गत हम किसी एक पर विचार करते हैं, चलो इस एक को बदलेगा, हालांकि दोनों ऐसा काम करेगा, जितना भी सेल रहे सबका साथ वही होगा, लेकिन हम किसी एक को लेकर आगे बढ़ते हैं, फिर फिगर में हौच-पौच नहीं होगा और समझने में आसानी होगी, समझ बच्चे। ये एक स्पर्मेटोगोनिया सेल पर हम विचार करेंगे, एक स्पर्मेटोगोनिया को हम लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस जगह पर एक स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके ये अपने साइज में इंक्रीज करेगा। यहां पर जेनेटिक मटेरियल में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है बच्चे, ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड ही रहेगा, और इसके साइज में वृद्धि होगी ग्रोथ करके। तो यहां मल्टीप्लिकेशंस का फेज, और इस जगह आएगा ग्रोथ फेज, है ना, इस जगह आएगा ग्रोथ फेज, और ये सेल, इस सेल में भी वही होगा। तो कोई एक सेल को लेकर चल रहे हैं बच्चे, जो एक सेल में घटना होगी वही दूसरी सेल में घटना होगा, ये आप अंडरस्टूड रखिएगा। ये अपना साइज में वृद्धि करता है, ये सेल साइज में इंक्रीजमेंट होती है, साइज क्या होते हैं, इनलार्ज होते हैं। जब साइज को ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करके साइज में इंक्रीजमेंट कर दे, तो ऐसे सेल को अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, यानी ये सेल क्या हो गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हुए। ओके बच्चे, देखिए इस जगह पर जगह नहीं है, तो थोड़ा सा हम जो है इसको मिटाते हैं बाबू, और इसी फिगर को हम यहां ड्रॉ अप करते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को हम यहां लेके आते हैं। ये बच्चे आपका सेल है जो ग्रोथ जोन के बाद मिला, और इसका नाम आपने रखा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके बाबू, है ना। अब इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस फर्स्ट होंगे, है ना। यह मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड जो है बांटेंगे, क्यों बांटेंगे अभी समझा रहे हैं आपको। इस डिप्लॉयड सेल में जो अपने आप में क्या है, डिप्लॉयड सेल है, में मियोसिस फर्स्ट होगा, और ये डिवीजन जो होंगे वो रिडक्शनल डिवीजन होगा। और आप जानते हैं कि जब एक मियोसिस डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन को अंजाम दे, तो उसमें क्रोमोजोम नंबर रिड्यूस टू क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। इसका मतलब है जो ये डिप्लॉयड है, इसके इस डिवीजन के कारण जो सेल का फॉर्मेशन होगा, वो सेल अपने आप में क्या होंगे बच्चे, हैप्लॉयड होगा। ये मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन होगा, और इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ उसके पेरेंट सेल से क्या हो जाएंगे, आधा हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये 2 सेल का फॉर्मेशन, अब ये जो 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ किससे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, आफ्टर टेकिंग द मियोसिस फर्स्ट, दैट इज ए रिडक्शनल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। अब इस सेल को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। ओके, अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में
फिर फर्दर अगेन मियोसिस डिवीजन होगा। और जब मियोसिस डिवीजन, लेट मी यहाँ से हम हटा रहे हैं बच्चे, आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। अब ये जो मियोसिस डिवीजन होगा तो इससे फिर 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, है ना, और इससे भी 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ कुल 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, बट ऑल द 4 सेल आर हैप्लॉइड। यहाँ जो है मियोसिस डिवीजन अगेन होगा, ये मियोसिस डिवीजन सेकंड कहलाएगा, बट ये मियोसिस डिवीजन सेकंड जो है ये इक्वेशनल डिवीजन है बच्चे, इक्वेशनल डिवीजन। और आप जानते हैं इक्वेशनल डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर शुड बी सेम, जैसा उसके पेरेंट का था वैसा ही किसमें होंगे, उसके डॉटर में, डॉटर सेल में आएगा। पेरेंट के पास n हैप्लॉइड है, इसलिए उसके डॉटर में क्या हो गए, हैप्लॉइड है। तो पहला मियोसिस डिवीजन एक रिलेशनल डिवीजन है, और दूसरा मियोसिस डिवीजन जो मियोसिस डिवीजन 2 कहा जाता है वो क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, जिसमें 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ है। ये 4 डॉटर सेल को अब हम स्पर्मेटिड्स कहेंगे, इस 4 डॉटर सेल को अब हम स्पर्मेटिड्स कहेंगे, चूंकि हमारा पहला फेज स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या था बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और हम यहाँ तक पहुँच गए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स तक पहुँच गए। इसका मतलब है कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का पहला पड़ाव क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। अब हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का दूसरा पड़ाव है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो चलिए हम फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को समझते हैं। हमारा दूसरा फेज होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ओके बाबू। और ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज द सेकेंड फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकेंड फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, समझे बाबू, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस है ना। इसमें क्या करना है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, चूंकि आपको स्पर्मेटिड्स मिल गया है, बट दिस स्पर्मेटिड्स is not look like a sperm, it is just a circular, it is just a circular non-motile, सर बच्चे, हैप्लॉइड सेल, non-motile हैप्लॉइड सेल which is not like a sperm। एक्चुअली में ये स्पर्म का अर्लियर स्टेज है, इसको स्पर्म बनना होगा। तो देयर विल बी सम मॉडिफिकेशन विल टेक प्लेस इन द स्पर्मेटिड्स, और इस स्पर्मेटिड्स, ये जो फॉर्मेशन हुआ है जो स्पर्मेटिड्स, इस स्पर्मेटिड्स में अब बदलाव आएगा, है ना। होना क्या है कि ये जो सर्कुलर नॉन मोटाइल हैप्लॉइड सेल है अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, मॉडिफिकेशन लाएगा, बदलाव लाएगा, और ये चेंज और ये मॉडिफिकेशन और बदलाव जो लाएगा तो ये बदल के कुछ इस प्रकार का संरचना को अचीव कर लेगा, जिसमें टेल का फॉर्मेशन होना है, टेल का फॉर्मेशन होना है, समझ बच्चे। और ये टेल चूंकि इसको स्विम करने में मदद करेगा, यानी मोटाइल से अब क्या हो जाएंगे, नॉन मोटाइल, यानी सर्कुलर से अब क्या हो जाएंगे, इलोंगेटेड, समझे बच्चे। तो इस प्रकार से ये अपने अंदर बदलाव लाएगा और इस प्रकार की संरचना को अचीव करेगा। जब ये स्पर्मेटिड्स इस प्रकार का संरचना को अचीव कर ले, तब अब इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्म कहेंगे। और इस फेज का मकसद ही था क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो इसने क्या किया, स्पर्म बना दिया, ठीक है बच्चे, है ना। यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो रिडक्शन डिवीजन पर इन किया है, इसी जगह पर बच्चे इसके बाद जो फेज शुरू होता है, ये 3rd फेज है, इसको हम मैच्योरेशन फेज कहेंगे। ये थोड़ा सा छूट गया था, याद रखिएगा, है ना। इसको हम इसके बाद वाले फेज किस में आएंगे, मैच्योरेशन फेज आएगा, इन केस ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये स्पर्म का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ सेकेंड फेज इज नथिंग, इट इज जस्ट द चेंजेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटिड्स, ठीक है ना। अब आते हैं हम कि ये स्पर्मियोजेनेसिस जिसके अंतर्गत ये चेंजेज आते हैं, क्या क्या चेंज होता है ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो हम उस चेंज को समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। तो आइए देखते हैं कि जो चेंजेज ड्यूरिंग द, हम एक सब हेडिंग लेते हैं, चेंजेज ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है बच्चे। अब देखिए इसमें पहला जो चेंज आएगा, वो पहला चेंज आएगा, कंडेंसेशन होगा किसका, न्यूक्लियस का, है ना। कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस विल टेक प्लेस, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस विल टेक प्लेस। सवाल ये उठा कि सर ये कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस किसको कहते हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर से एसिडिक प्रोटीन का निकल जाना और
mRNA का निकल जाना। आप जानते हैं mRNA जे टाइप ऑफ RNA, RNA को 3 भाग में हम बांटेंगे आगे चलकर, mRNA, tRNA और rRNA। तो एक जो mRNA का निकलना और एसिडिक प्रोटीन का निकलना को ही हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। अगर एक न्यूक्लियस से ये 2 चीज निकल जाता है तो उसमें रिमेनिंग जो बचता है, वो जो रिमेनिंग बचता है वो DNA होते हैं बच्चे, और प्लस बेसिक प्रोटीन होते हैं। तो अगर रिमूव कर दिया किसको, mRNA को और एसिडिक प्रोटीन को, तो ऐसे फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस कहेंगे। इस फेज में न्यूक्लियस सेल के एंटीरियर रीजन की तरफ मूव ऑन करता है, एंटीरियर रीजन की तरफ बढ़ता है। एक बदलाव। दूसरा बदलाव कि उस सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी होगा, ये गोल्जी बॉडी, उस सेल में जो गोल्जी बॉडी होंगे ये 2 टुकड़े में बटेगा। उनमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जो बड़ा टुकड़ा होगा वो मॉडिफिकेशंस करके एक्रोजोम का निर्माण करेगा, एक्रोजोम। और हम जानते हैं एक्रोजोम क्या होता है बच्चे, ये आपका स्पर्म का हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं एक्रोजोम, जिसके पास एक केमिकल सब्सटेंस एंजाइम होते हैं, और उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, लाइसिन बोलते हैं। और ये लाइसिन जब एक स्पर्म एग के ऊपर एक्ट करता है तो उस एग का मेम्ब्रेन को डाइल्यूट करने के लिए, छेद करने के लिए, पोर करने के लिए यूज अप होता है। तो एंट्री के लिए ये जो है केमिकल क्या करेंगे, मददगार होगा, जो प्रेजेंट होंगे एक्रोजोम पर, और जिसका फॉर्मेशन होगा बिगर पार्ट ऑफ द गोल्जी बॉडी। ठीक है बच्चे। तीसरी चेंजेस क्या आएंगे इसमें, वो बदलाव क्या होगा कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लूज कर जाएगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट खत्म हो जाएंगे, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म बच जाएगा, और वो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म उसके टेल रीजन में प्रेजेंट होगा, उस स्पर्म का टेल रीजन में प्रेजेंट होगा। और लास्ट में अंतिम भाग ये पूरी संरचना में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा, और फिर एक कंप्लीट स्पर्म जो है मूव ऑन करेगा, और ये किसी भी एग को फर्टिलाइज करने का अब इसके पास क्षमता हो जाएगी, और फर्टिलाइजेशन को अंजाम दे देगा। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ द ह्यूमन। थैंक यू।